पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। ब्रिगेडियर अंसारी की कहानी जारी थी। वो बता रहे थे कि मोहन मल्होत्रा एक मुतमव्विल शख्स था। शनाख्त के मरहले से फारिग होते ही मैंने बाप के सामने पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। पारेश मिडिल में था जब गायब हुआ था। अब मैं वहीं से आगाज करता तो यकीनन 8-10 साल हुसूल तालीम में ही बर्बाद हो जाते, मगर मोहन मल्होत्रा ने मेरे लिए घर पर ही उस्ताद का बंदोबस्त कर दिया। पहले ही साल मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अगले 2 साल में FA करके मैंने आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश शुरू कर दी। अपने शनाख्ती कागजात में मैंने उम्र कम दर्ज करवाई थी। मेरा चेहरा भी ऐसा था कि उम्र से 5-6 साल छोटा ही लगता था। मोहन मल्होत्रा की कोशिश से मैं भारतीय फौज में ऑफिसर भर्ती हो गया। पाक फौज की आला तरबियत ने मुझे हर मैदान में सुरखरू रखा। बहरहाल ये तवील दास्तान है जो एक नशिस्त में बयान नहीं की जा सकती, इसलिए मैं इजमालन इन वाकयात पर रोशनी डाल रहा हूँ। तरबियत के खात्मे पर कैप्टन बनने तक मुझे छोटे छोटे काम सौंपे जाते रहे और फिर मेरे जिम्मे एक अजीब काम लगाया गया। मुझे पार्वती शुक्ला नामी लड़की को मोहब्बत के जाल में फांस कर शादी करना थी। गहरा सांस लेकर उन्होंने सोफे से टेक लगाई। चंद लम्हों बाद मुज़महिल आवाज उभरी, जासूस बनने वाले को ऐसे गैर इखलाकी कामों से भी पाला पड़ता है जिनकी इजाजत ना शरीयत देती है और ना इंसान का ज़मीर, मगर मादरे वतन कुर्बानी मांगती है और बेटों को सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। मैं भी छुट्टियों में आगरा पहुंच गया कि उसका ताल्लुक आगरा ही से था। वो यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। कमबख्त फौजियों में एक खसलत मुश्तरक है कि मोहब्बत करते हैं मगर तरीक़ाकार से नावाकिफ होते हैं, और मैं तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। यूनिवर्सिटी की तालिबा का सामना करना मुझे टैंक के नीचे लेटने से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसकी दिलकश शक्ल और तेज तर्रारी देखकर तो मैंने नाकामी का ऐलान करने का इरादा कर लिया। गो उसकी तस्वीर मैंने पहले ही देखी हुई थी, लेकिन सामने आने पर वो तस्वीर से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और तरहदार थी। 3 दिन मुसलसल उसका पीछा करता रहा। वो क्लासरूम में होती और मैं नामुराद आशिक की तरह सब्ज़ाज़ार या कैफे में बैठकर राह तकता रहता। ताक़ुब के चौथे दिन जब वो सहेलियों के झुरमट में कैफे में बैठी थी और मैं फैसला कर चुका था कि शाम को अपनी नाकामी की बाकायदा रिपोर्ट मुतल्लिका शख्स के हवाले कर दूंगा, बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर वो अपनी सहेलियों को माजरत करते हुए मेरे सामने आ बैठी। मैं उसे फांसने के चक्करों में था, लेकिन उसके करीब आने पर हाथ पांव फूल गए थे। मेरे चेहरे पर घबराहट नमूदार हो गई थी। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में पानी का ग्लास भरकर मेरी जानिब खिसका दिया। पानी पी लो। मैंने पूरा ग्लास एक ही सांस में मेदे में उंडेल लिया था। उसने इत्मीनान से पूछा, अब बताओ पीछे क्यों पड़े हो? मैं बुरी तरह हकला गया। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। उसने आंखें निकाली। पार्वती शुक्ला को झूठ बोलने वाले एक आंख नहीं भाते। मैंने थूक निगलते हुए दाएं बाएं देखकर राह फरार तलाश की। अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। उसका करीब बैठना अच्छा भी लग रहा था और भागना भी चाहता था। उसकी मुतरन्नम आवाज हवासों पर छा रही थी और इस्तफसार से घबराहट भी हो रही थी। उसकी सूरत से आंखें ठंडक भी पा रही थीं और नजरें भी चुराना चाहता था। मेज पर दोनों हाथ टेकते हुए वो आगे को झुकी। क्या पूछा है? और तब उस चिंटी के मिस्ताक जो हाथी के पांव तले आते वक्त बेबसी से काट लेती है, मैंने भी हड़बड़ाते हुए उगला, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी मोटी आंखों ने फैलकर पूरे चेहरे को ढांप लिया था। क्या आप पागल हैं? तीर कमान से निकल चुका था। पीछे हटने और इनकार की गुंजाइश नहीं रही थी। मेरी किस्मत में यूनिवर्सिटी के तलबा की मार लिखी थी तो उसे टाला नहीं जा सकता था। तभी हिम्मत बांधते हुए अस्बात में सर हिला दिया। हाँ, चंद दिन ही हुए हैं पागल हुए, जब तुम्हें पहली बार देखा था। वो अजीब से लहजे में बोली, मिस्टर, यकीनन आप पार्वती शुक्ला से वाकिफ नहीं हैं, वरना ऐसी जुर्रत कभी न करते। मुंह पर थप्पड़ न पड़ते देखकर हिम्मत सिवा हो गई थी। मैंने बात बढ़ाई। कैप्टन पारेश मल्होत्रा, जन्मभूमि अंबाला है। आगरा किसी काम से आया था और अब किसी भी काम के काबिल नहीं रहा।
मुझ से शादी कर लो ताकि मैं धरती माता की खिदमत नचंत होकर कर सकूं। उसके होंठों पर मधुर तबस्सुम उभरा। यकीनन आप दीवानों से भी 2 कदम आगे हैं। तब वो इतनी प्यारी, अच्छी और पुरकशिश लगी कि मुझे अपना फेल निहायत गलत महसूस हुआ। न जाने उससे क्या काम निकलवाना चाहते थे। एकदम मैंने नाकामी के एतराफ का फैसला किया कि भारत में फकत एक ही काम नहीं था, ना मैं अकेला जासूस ही था। इस काम को कोई दूसरा भी मुंतखब किया जा सकता था। ये सोचते ही मैं एक झटके से उठकर लंबे डग रखता हुआ कैफे से बाहर जाने लगा। उसने बौखलाते हुए आवाज दी, ए कहाँ चल दिए? मगर मैं न रुका। कैफे से चंद कदम ही दूर आया था कि किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा। मैं चौंकते हुए मुड़ा। पार्वती होंठों पर मुस्कुराहट बखेरे खड़ी थी। इनकार तो नहीं किया कि आप तुरंत भाग पड़े? मैं हकला गया। क्या? वो बेबाकी से बोली, मुझे घूरने वाले आप अकेले नहीं हैं कि तफ्तीश करती फिरूं। अलबत्ता इस काबिल लगने वाले पहले हैं जिसे नजरअंदाज न किया जा सके। उसके एतराफ ने मुझे गुंग कर दिया था। वो शोखी से मुस्कुराई, मुंह में घुंघनियां डाले खड़े रहोगे या कुछ खाने पीने की दावत भी दोगे? मैंने कहा, मैंने वैसे ही मजाक किया था। एक दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ, उसके लिए याद किए मुकालमे तुम्हारे सामने दोहरा दिए। मैंने झूठ का सहारा लेकर खूबसूरत बला से पीछा छुड़ाने की कोशिश की जो चंद लम्हों में हवासों पर छाने लगी थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे उसकी जात को अदना सा भी नुकसान पहुंचता। किसी एक काम में नाकामी का मतलब ये नहीं था कि मेरी सारी खिदमतों पर पानी फिर जाता। उसके चेहरे पर तहय्युर उभरा। शोख आंखों की गहराई में इस तरह हिलकोरे लेता हुआ नमूदार हुआ, और इससे पहले कि शिकवा करती निगाहों के सामने हथियार डालने पड़ते, मैं पीछे मुड़कर तेज कदमों से अपने होटल की तरफ चल पड़ा। शाम को नाकामी की रिपोर्ट तहरीर करके मैंने मखसूस जरिए से उस शख्स तक पहुंचा दी जिससे मुझे हिदायत मिला करती थी। वो रात आंखों ही में बीती थी। पार्वती के साथ मुख्तसर लम्हात गुजार कर इतनी बेचैनी थी तो उसका मुस्तकिल साथ मुझे काम ही से निकाल देता। अगले दिन वापस अंबाला रवाना हुआ ताकि बकिया छुट्टी घर गुजार सकूं। अलबत्ता घर वापस आकर महसूस हुआ कि मैं सिर्फ जिस्मानी दूरी पैदा करने में कामयाब हुआ था, दिलो दिमाग से उसे नहीं झटक पाया था। दूसरे दिन मुझे अपनी रिपोर्ट का जवाब मौसूल हुआ था। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। असल हदफ कोई और है, वो सिर्फ दरमियानी कड़ी है। तुम उसे शरीक हयात बना सकते हो। मैं काफी बेचैनी और बेसुकूनी महसूस कर रहा था। उसे नुकसान ना पहुंचने की खबर ने मुझे उसी दिन आगरा लौटने पर मजबूर कर दिया। अंबाला से आगरा तक करीबन 450-500 किलोमीटर का फासला मैंने रास्ते में रुके बगैर तय किया था। रात होटल में गुजार कर मैं अगली सुबह सवेरे ही यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। उसकी रोजमर्रा मालूम थी, ड्राइवर उसे छोड़कर वापस लौट जाता था। वो परेड शुरू होने से आध पौन घंटा पहले आती और फालतू वक्त यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गुजारती थी। खाली पीरियड के दौरान वो सहेलियों से गपशप करती, कैफे में जाकर खाने पीने का शुगल करती। छुट्टी के वक्त दोबारा थोड़ी देर लाइब्रेरी में गुजारती, यहाँ तक कि ड्राइवर लेने पहुंच जाता। उसकी आमद से पहले मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मखसूस गोशे में मौजूद था जहाँ वो बैठा करती थी। एक किताब खोलकर बज़ाहिर सफ़हात पर नजर दौड़ा रहा था, मगर मेरा रुआ उसकी आमद का मुंतजिर था। और फिर वो पहुंच गई। किताबों की अलमारी का रुख करने से पहले ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो सुन खड़ी मुझे घूरने लगी। 2-3 लम्हे के बाद जाने के इरादे से मुड़ी। तभी मैंने आवाज दी, मिस शुक्ला। गुमगू की कैफियत में वो रुक गई थी। बिलाशुबा सख्त खफा थी और छोटी सी मुलाकात के बाद नाराजी का इजहार बता रहा था कि मैं उसके लिए कितना अहम था। किताब बंद करके मैं करीब हुआ। गजाली आंखों में झांकते हुए धीरे से बोला, क्षमा कर दो। उसने सर्द महरी से पूछा, क्या हम एक दूसरे से वाकिफ हैं? मैंने दाएं बाएं सर हिलाया, पता नहीं। वो बोली, लड़कियों को छेड़ने का नतीजा जानते हैं? मैं उदासी से बोला, शायद। वो हंसी जब्त करते हुए बोली, यकीनन जिस लड़की के लिए मुकालमे इजाद कर रखे थे उसने धुतकार दिया है जो दोबारा मेरी जरूरत पड़ गई। मैं बेबसी से बोला, मुझे इजहार करना नहीं आता, ना रूठे हुओं को मनाना आता है और ना ये पता है कि जो प्यारा लगे उससे कैसे जान छुड़ाई जाती है। कोशिश की थी, नाकाम रहा, मजबूरन वापस आना पड़ा। वो बोली, मैं सिखा देती हूँ इजहार कैसे करते हैं। याकूती लबों पर मधुर तबस्सुम उभरा जो उसका सबसे बड़ा हथियार था। मेरे हाथों को पकड़कर अपने कंधों पर रखते हुए बोली, अब बोलें। पार्वती, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या मेरी बेरौनक जिंदगी में बहार बनकर आ सकती हो? अगर तुमने इनकार किया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर रुमानवी लहजे में बोल दें। चलें, शाबाश। उसकी आंखों में झांकते हुए मैं दिल की गहराई से बोला, शादी करोगी? उसने शर्मा कर आंखें झुका ली थी। अंसारी साहब ने खामोशी साध ली। मैं भी चुपचाप उनके बोलने का मुंतजिर रहा। थोड़ी देर गहरी सोचों में खोए रहने के बाद वो धीरे से मुस्कुराए। जानते हो,
پاروتی سے ملاقات میں نے اتنی تفصیل سے کیوں بیان کی ہے؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا، ورنہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ محبوب کی باتیں کرنے سے کبھی سیری نہیں ہوتی، خاص کر پہلی ملاقات یاداشت میں یوں محفوظ رہتی ہے جیسے لمحہ بھر پہلے کی بات ہو۔ مجھے بھی تو اپنی پلوشے کی پہلی دید ازبر تھی۔ گو ہماری ملاقات دشمنوں کے انداز میں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ سہانا وقت یاداشت میں ثبت ہو گیا تھا۔ انہوں نے قہقہا لگایا، تمہیں شاید کبھی محبت نہیں ہوئی۔ میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ انہوں نے ملازمہ کو چائے کا بتا کر بات جاری رکھی۔ یار وہ مجھے بہت پیاری تھی۔ اس کی رضامندی پا کر میں نے بغیر تاخیر کے والدین کو امبالہ سے بلا لیا تھا۔ چھوٹی بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ والدین کافی عرصے سے مجھے زور دے رہے تھے۔ ایسے عالم میں جب میں نے اپنی خواہش ان تک پہنچائی تو وہ بھاگے چلے آئے۔ اگلے دن ہم پاروتی شکلا کے گھر پہنچ گئے۔ وہ اس دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ جب اس کے والد سے تعارف ہوا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ لمبے تڑنگے کرنل دھیریندر شکلا کی شخصیت میرے لیے انجانی سہی، مگر اس کا رینک باور کروانے کو کافی تھا کہ پاروتی شکلا کے ذریعے مجھے کس کڑی سے جوڑا جا رہا تھا۔ میرا خاندانی پس منظر، فوج کی نوکری اور پاروتی کی مرضی، ان عوامل کے ہوتے ہوئے مجھے ٹھکرانا آسان نہیں تھا۔ خرانٹ شکل کے دھیریندر شکلا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے خوشونت بھرے چہرے پر کرختگی، بے رحمی، کھردراپن اور درستی گویا ابل رہی تھی۔ پاروتی جیسی ملائم، دلکش اور پیاری لڑکی کا والد مجھے دل کی گہرائیوں سے ناپسند آیا تھا۔ دونوں طرف رضامندی کے بعد پاروتی کی تعلیم مکمل ہونے تک شادی مؤخر کی گئی۔ اس کا آخری سیمسٹر شروع تھا۔ 3 ماہ بعد وہ میری زندگی میں باقاعدہ دلہن بن کر داخل ہوئی۔ وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی اور میں بھی بغیر کسی لالچ، غرض اور مطلب کے اس پر فدا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی پاکستان کے ساتھ حالات خراب ہوئے اور مجھے کشمیر کے محاذ پر جانا پڑا۔ بہت مشکل اور کڑا وقت تھا۔ مختصر یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کسی بھائی کی گولی کا نشانہ نہ بنا اور 6-7 ماہ بعد چھٹی آ گیا۔ گھر آ کر پتنی کو دیکھا تو خوف و گھبراہٹ سے چکر آ گئے۔ وہ 6-7 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں کسی صورت بچہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اب پاروتی کو حمل گرانے پر راضی کرنا ناممکن تھا۔ یوں بھی جس جی کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنا چاہے، اس کی راہ میں کوئی دنیاوی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ مجبوراً چپ سادھنا پڑی۔ اللہ پاک نے مجھے ایک خوبصورت بچی کا باپ بنا دیا تھا۔ جیسے پرما کی دنیا میں آمد میری منشا کے خلاف ہوئی تھی، یوں ہی میرے دل پر اس کے قابض ہونے میں بھی میرے ارادے یا خواہش کا عمل دخل نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روز بروز میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی گئی۔ البتہ ایک دھیان میں نے ضرور رکھا کہ پاروتی دوبارہ ماں نہ بن سکے۔ اگر بے احتیاطی سے حمل ہو بھی گیا تو میں نے پاروتی کی بے خبری میں اسے ایسی دوائیاں کھلا دی جس سے حمل ضائع ہو گیا۔ 3-4 حمل ضائع ہونے کے بعد اس نے میری مسلسل نصیحتوں کو قابل عمل جانتے ہوئے دوسری اولاد کی خواہش دل سے نکال دی۔ بہرحال یہ بات ضمنی تھی۔ پاروتی سے شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے دھیریندر شکلا کے مزید نزدیک ہونے کا حکم ملا۔ وہ مستقل مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر تعینات تھا۔ اس کے بارے میں جو تفصیل ملی تھی، میرے دل میں اس کی نفرت کا گراف مزید بلند ہو گیا۔ مظلوم کشمیریوں پر ظلم ڈھانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ کشمیری مجاہدوں میں بھی وہ شیطان کی طرح مشہور تھا اور اسے قتل کرنے کی کوششوں میں مجاہدین اپنا کافی نقصان کر چکے تھے۔ میں اس کا داماد تھا۔ ایسے موقع کا حصول مشکل نہیں تھا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچا سکتا، مگر ایسی صورت میں ایک تو خود پھنس جاتا، دوسرا دھیریندر شکلا ایک اہم شخص تھا۔ اس کی وساطت سے مجھے کافی کارآمد معلومات اور دشمن کے راز مل جاتے تھے جو اس کے خاتمے کے بعد ناممکن الحصول ہو جاتے۔ میں طبیعت پر جبر کر کے اس ظالم کے مزید قریب ہونے لگا۔ مسلمانوں سے اظہار نفرت، انہیں دہشت گرد، ظالم اور سفاق قرار دینا، پاک فوج کی بزدلی اور ڈرپوکی پر لطائف اور پاکستان سے بغض و عناد کا پرچار ایسے منتر تھے جس سے میں اس کا منظور نظر بنتا گیا۔ اس کی چھٹی آنے پر بے شمار ملاقاتیں ہوتی اور باتوں باتوں میں کافی معلومات اگلوا لیتا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی بھی تلاشی لے لیتا۔ اس کے قریب ہونے کی مجبوری میں مجھے امبالہ چھوڑ کر آگرہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا پڑی۔ میرا یہ فعل پاروتی کے نزدیک اسے خوش کرنے کے لیے تھا۔ گو میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آگرہ منتقل ہونا سراسر احکامات کے تابع ہوا تھا۔ میرے دل میں پاروتی کو مسلمان کرنے کی بڑی حسرت تھی۔
लेकिन अपनी मोहब्बत और ख्वाहिश पर मैंने वतन की मोहब्बत को मुकद्दम रखा। तभी पार्वती को हक की राह दिखाने का हौसला न कर सका, यूं ही प्रमा के बारे भी ऐसी कोशिश न कर सका। अलबत्ता एक ख्याल मैंने जरूर रखा कि वो हिंदू मत के करीब न जा सके। मेरी कोशिश से वो अव्वल दिन से आज़ाद ख्याल और लिबरल बन गई थी। अलबत्ता मैं खुद अपने बनावटी मजहब का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि इसी तरह मेरी शनाख्त ज्यादा पोशीदा रह सकती थी। मेरे ससुर धीरेन्द्र शुक्ला ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंच गए थे। अच्छे सर्विस रिकॉर्ड के साथ मैंने भी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक लगा लिया था। इस दौरान पाक फौज के मतलूबा अहदाफ खुशउस्लूबी से पूरे करता रहा। मैं हमेशा बच बचा के निहायत एहतियात से काम करता था। हफ्तों का काम महीनों तक मौखर रखता और बेएहतियाती न करता। लेकिन मेरे चौकन्ना होने का मतलब ये नहीं कि बाकियों से भी गलती नहीं हो सकती थी। जासूसी का काम निहायत तवज्जो, बारीक बीनी, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत और होशियारी का मुतकाजी है। एक जासूस के वास्ते यानी कॉन्टैक्ट्स फैले हुए नहीं होते, वरना एक के पकड़े जाने की सूरत तमाम दुश्मन के हत्थे चढ़ जाते हैं। अलबत्ता एक दो अफराद से राब्ता रखना मजबूरी होता है, और मेरी बदकिस्मती के दुश्मन के राज और मालूमात वगैरह मैं जिस आदमी के जरिए भेजा करता था वो पकड़ा गया, और एजेंसी के गैर इंसानी तशद्दुद के सामने उसने मेरा राज फाश कर दिया। चूंकि मेरा ससुर एक जनरल था और शुरू दिन से उसके खुफिया एजेंसियों से रवाबित थे, बल्कि वो बजाते खुद रॉ और दूसरी एजेंसियों में काफी सर्विस गुजार चुका था। एजेंसियों ने जूं ही मेरे खिलाफ दायरा तंग करना शुरू किया, मेरे ससुर के एक खैर खां ने उस तक ये खबर पहुंचा दी। इसे मेरी खुशकिस्मती समझो, जब वो अपने खास कमरे में एजेंसी के बंदे से गुफ्तगू कर रहा था, तब पार्वती ने इत्तेफाक से सारी गुफ्तगू सुन ली। वो चंद लम्हे पहले ही घर पहुंची थी और वालिद की तलाश में उसके मखसूस कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होने को वो दरवाजा धकेलने ही लगी थी कि वालिद के मुंह से मेरा नाम सुनकर लम्हे भर को ठहर गई। जूं जूं गुफ्तगू आगे बढ़ी, खौफ और डर से उसका खून खुश्क होता गया। वालिद को मिले बगैर वो सूरत से पलटी और गाड़ी भगाते हुए घर पहुंच गई। अंसारी साहब ने चुप साध ली थी। काफी देर सर झुकाए बैठे रहे, फिर उनकी अजियत भरी आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मैं उन लम्हों को बयान नहीं कर सकता। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले मेरा गिरबान पकड़ा था। मुझे धोखेबाज, मतलबी, जालिम, खुदगरज और न जाने क्या क्या पुकारा, और फिर मुझे लिपट कर यूं बिलक बिलक कर रोई जैसे दूध पीता बच्चा रोता है। मैं भी जानता था कि जुदाई की घड़ी सर पर पहुंच गई है। पार्वती के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर ऐसा ही था जैसे गर्दन कटने के बाद जिंदा रहना। अगर वहां रुकने की कोई सूरत बचने का जरा सा भी एहतिमाल होता तो मैं न भागता, मगर ये मुमकिन नहीं था। मुझे अपने जिगर के दो टुकड़ों प्रमा और पार्वती को विदा कहना पड़ा। प्रमा तो घर पर मौजूद ही नहीं थी। चूंकि मैं जानता था कि वहां मेरी निगरानी हो रही है, इसलिए पार्वती मुझे कार की डिग्गी में छुपाकर बाहर ले गई। वफा की पुतली मुझे छोड़ने अंबाला तक आई। मैंने उसे साथ ले जाने की बड़ी कोशिश की, पर वो न मानी। गो उसने वतन की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत को तरजीह दी थी, मगर उसकी भारत माता से मोहब्बत और अपने धर्म से लगाव कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इसी वजह से तो मैं उसे इस्लाम की दावत नहीं दे सका था। बहरहाल वो मुझे अंबाला छोड़कर आंसू बहाते हुए वापस लौट गई। मैं किस तरह भारत से निकला ये एक अलग कहानी है। पाकिस्तान पहुंचने में पूरा महीना लगा था। यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने पार्वती और प्रमा की खबर ली। तब खैर खाहों की जबानी ये रूह फरसा खबर पहुंची कि पार्वती बखैरियत आगरा नहीं पहुंच पाई थी। रास्ते में ही हादसे का शिकार होकर नजरे अजल हो गई। यकीनन मेरी जुदाई का दुख उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया था, और मैं बेवफा आज भी जिंदा सलामत बैठा हूँ। अंसारी साहब की आंखों में नमी नमूदार हुई। ठंडा सांस भरते हुए उन्होंने आंखों पर रुमाल फेरा और उनकी बात जारी रही। यहाँ मेरी ब्रिगेडियर रैंक तक तरक्की हो चुकी थी और सर्विस के इख्तितामी 2-3 माह ही बाकी थे। नागुफ्ताबे ज़हनी हालत की बदौलत में सर्विस जारी रखने से कासिर था। मेजर जनरल के ओहदे की पेशकश हुई, लेकिन मुझे इनकार करना पड़ा। पाकिस्तान आते ही मेरे लिए अहमियत का हामिल कोई काम था तो वो अपनी परी की बखैरियत वापसी थी, और मैं इसी कोशिश में लग गया। भारत में काफी खैर खा मौजूद थे। रियासत के मुखालिफ अलहदगी पसंद तंजीमें, जासूस साथी, मुजरिम टोले, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में ये अनासिर कसीर तादाद में भरे पड़े हैं, यही सूरत हाल अपने पड़ोसी भारत में भी है। जनरल धीरेन्द्र शुक्ला अपनी पोती को साथ ले गया था।
क्योंकि मेरे फरार से 2-3 साल पहले ही मेरे नकली माता पिता की वफात हो चुकी थी और प्रमा उसी की जिम्मेदारी में आती थी। अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तब भी वो प्रमा को उनके हवाले करने पर तैयार न होता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं परी को किस कदर चाहता हूँ। खासकर अपनी बेटी को मैं काफिरों के पास परवरिश पाने नहीं छोड़ सकता। मेरी गैरत कैसे गवारा कर सकती है कि मेरी बेटी किसी हिंदू के बच्चे पैदा करे। अब मेरी बेसब्री समझो या हिमाकत के मैंने पहली फुर्सत में प्रमा को हासिल करना चाहा और तेजी में दुरुस्ती भूल गया, जिसकी वजह से पहली कोशिश नाकाम हुई और जनरल धीरेंद्र शुक्ला न सिर्फ होशियार हो गया बल्कि उसने प्रमा की हिफाजत का भी खातिर खा बंदोबस्त कर दिया। पहली कोशिश की नाकामी से भी मैंने कोई सबक न सीखा और जल्दबाजी में दूसरी कोशिश भी कर डाली। अब नामालूम मेरे मुकर्रर किए हुए आदमी नालायक थे या वो प्रमा के हुसूल की संजीदा कोशिश नहीं कर रहे थे कि दूसरी कोशिश भी नाकाम चली गई, बल्कि इस दफा मेरे 2 आदमी भी काम आ गए थे। तंग आकर मैंने सुसर को कॉल की, उसकी मिन्नत जारी की कि वो परी को मेरे पास भेज दे, लेकिन उसने खरी खरी सुनाकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। परी का फोन नंबर उसने शुरू ही दिन से तब्दील कर दिया था ताकि मैं उसे कॉल न कर सकूं। चंद माह हुए वो रिटायर हो गया है। उसके पास जुल्म, बददियानती और नाजायज ज़राए से कमाई हुई बेबहा दौलत है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम करने की इजाजत तो भारतीय सरकार की तरफ से हासिल थी। इस इजाजतनामे को उस जालिम ने पैसे के हुसूल का मुस्तकिल जरिया बना लिया था। अफगानिस्तान में भी उसकी आमद-ओ-रफ्त रही है। मुख्तलिफ जत्थों को असलहे की फराहमी के साथ वो पोस्ट की स्मगलिंग में भी मुलव्विस रहा है। अफगानिस्तान की जानिब से जो इंडिया दरअंदाजी कर रहा है उसके पीछे तजवीज़कार मास्टरमाइंड वही है, और दौलत की फरावानी की वजह से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में उसने अपनी कोठियां बना रखी हैं। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, कुछ पल्ले पड़ा। अब मेरी समझ में आया था कि वसीम साहब उन्हें हीरो क्यों कह रहे थे। बिलाशुबा वो पाकिस्तान के असल हीरो थे। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी ख्वाहिशात, जवानी, मोहब्बत और औलाद तक कुर्बान कर दी थी। मैं अकीदत से बोला, सब कुछ, सिवाय इसके कि स्नाइपर की जरूरत क्यों पेश आई है। वो बोले, क्योंकि प्रमा की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट धीरेंद्र शुक्ला की जात है। गो मैं मानता हूँ कि दोनों ममालिक की सरहदों की हिफाजत करने वालों के खिलाफ शहर में जाकर कोई कार्रवाई करना बिल्कुल गलत और नारवा है। हर सरहद का सिपाही मुल्क की हिफाजत की खातिर जान देता भी है और लेता भी है। इंडिया ने हमारे सैकड़ों बेटे शहीद किए, हमने भी उनके कई सुरमाओं को हलाक किया। दोनों जानिब से हिसाब बराबर रहा। आगे भी हम लड़ेंगे, मरेंगे भी और मारेंगे भी, लेकिन सरहद की लड़ाई को सरहद तक महदूद रहना चाहिए। अलबत्ता जुल्म, सफाकी और दहशतगर्दी का बदला लेना हर हाल में जायज है। उस संग दिल ने जाने कश्मीर के कितने बच्चों को यतीम किया, कितनी बेटियों को बेवा किया, कितने बूढ़ों के सामने उनके बेटों को ज़िबाह करवाया, कितनी शरीफजादियों की इज्जत खराब की, कितने बच्चों का गला काटा, उसका शुमार ही नहीं। वजीरिस्तान में सैकड़ों धमाके करवाए, दहशतगर्दों को पनाहगाह और असलहा और बारूद मुहैया किया। मेरी नज़र में उसे कत्ल करने को सिर्फ ये वजह ही काफी थी कि उसने एक बाप से बेटी छीनी हुई है, मगर उसे कत्ल करने को तो और भी सैकड़ों वजूहात मौजूद हैं। बनज़रे इंसाफ देखा जाए तो वो इंडिया के कानून का भी मुजरिम है, क्योंकि उसके काफी काम इंडिया सरकार की इजाजत के बगैर तकमील पाते हैं। लेकिन वहाँ भी कानून की बालादस्ती की सूरत हाल वतन अजीज से मुख्तलिफ नहीं कि कानून बड़ों के घर की लौंडी बन जाता है। मैं नदामत से बोला, माजरत खा हूँ सर, मेरा सवाल हनूज जवाब तलब है। वो बोले, धीरेंद्र शुक्ला को न सिर्फ भारतीय सरकार की जानिब से मुहाफिज मयसर हैं, बल्कि उसके पास जर खरीद लड़ाकों की भी कसरत है। उसकी हवस और लालच पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। दहशतगर्दों को असलहा सप्लाई करने का ठेका अब उसी के पास है। यूं ही भारतीय सिपाह के लिए असलहा साज कंपनियों से हथियारों की खरीदारी के माहिदों में भी वो पेश है। हाजिर सर्विस जर्नैलों को लालच देकर अपने साथ मिला लेना उसके लिए बड़ा मसला नहीं। ऐसे अफराद मिलकर एक माफिया बना लेते हैं जो मुहिब्बे वतन अफसरान को आगे आने से रोककर अपने हम ख्याल और अपने जैसे अफराद को सामने लाते हैं। असलहे के मेयार पर बेशक समझौता न किया जाए, लेकिन 10 की चीज 50 में खरीदने से भी करोड़ों अरबों का मुनाफा हाथ लगता है, जिसमें से निस्फ की मुतल्लिका ओहदेदारान को हड्डी डालकर बकिया से अपने अकाउंट भर लिए जाते हैं। और जिसके पास दौलत की फरावानी हो उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं, और जिसके दुश्मन ज्यादा हो वो अपनी हिफाजत के बंदोबस्त में भी कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करता। ऐसे आदमी के खात्मे को तुम जैसा निशानेबाज ही काम आ सकता है। मैं हंसा। ऐसे आदमी का खात्मा तो पाक आर्मी का नुकसान करना हुआ। उन्होंने तरदीद न की, बोले शायद, लेकिन मैं भारत सरकार के फायदे की बजाय अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ। यूं भी उसकी जगह लेने को कई तलबगार मौजूद हैं। बदी के दरख्त की जड़ें इंसान की रसाई से दूर हैं।
ہم صرف شاخ تراشی ہی کر سکتے ہیں۔ بدی کو فنا کرنا قادر مطلق کے بس میں ہے اور اس نے مہلت دی ہوئی ہے، کس میں طاقت کے مہلت چھین سکے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جانا کب ہے؟ وہ مسکرائے، پہلے رضامندی تو ظاہر کرو۔ میں عقیدت سے بولا، اپنے ہیرو کے کام آنا میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ بولے، شکریہ بیٹا، شفقت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے مجھے لپٹا لیا تھا۔ تمہارے ساتھ ایک اور جوان بھی جا رہا ہے، چند دنوں میں تمہارے شناختی کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ ہفتے کو تمہاری خصوصی تربیت شروع ہوگی جو اگلے 3 دن جاری رہے گی، تب تمہیں مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ میں نے گھڑی کو دیکھا، سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ پھر اجازت دیں سر، انہوں نے میرے دل لگتی بات کہی، بہتر ہوگا 2-3 دن گھر گزار لو۔ ہفتے کی شام تمہاری یونٹ میں بیٹھک ہوگی، تب تک پہنچ جانا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا، وسیم صاحب سے اجازت لینا پڑے گی۔ میری ہچکچاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے، ڈرائیونگ جانتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چابی بڑھاتے ہوئے وہ اطمینان سے بولے، گراج میں سوزوکی کار کھڑی ہے، لے جاؤ، وسیم کو میں بتا دوں گا، اب تم میرے حوالے ہو۔ مسرت بھرے لہجے میں شکریہ سر کہتے ہوئے ان سے الوداعی مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد چکلالہ کینٹ کی حدود سے نکل کر راولپنڈی کی کشادہ سڑکوں پر رواں دواں تھا۔ مجھے انصاری صاحب کی پری اور پاروتی بھول چکی تھی، کچھ یاد تھا تو اپنی پلوشیں اور اس کی ناراضی۔